हेलो बच्चों, वेलकम टू अपनी पाठशाला मस्ती की पाठशाला, जहाँ पे होगी थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारी पढ़ाई। तो एज प्रॉमिस्ड मैं दीपक सर आपके लिए लेकर आया हूँ 69 आउट ऑफ 70 सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे ले ऑप्टिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 ने एक्चुअली लेक्चर नंबर 5, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन किए थे जहाँ तक हम पढ़ चुके थे, दैट वाज लेंस मेकर्स फॉर्मूला एंड लेंस इक्वेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं कि उस लेंस में अगर कभी भी हम इमेज फॉर्मेशन करवाने की कोशिश करें, जैसे कि आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे कि कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, इन लेंसेस को लेकर अगर हम कभी इमेज फॉर्मेशन कराए तो कैसे इमेज फॉर्मेशन होंगे, उनके नेचर क्या होगा क्या नहीं, उसके बारे में आज डिस्कशन होगा। तो सबसे पहली बात बच्चों कि इमेज हम फॉर्मेशन करवा तो लेंगे, लेकिन जब कभी भी हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कि मैं ये पेन रख दिया, ये पेन एक ऑब्जेक्ट है सपोज, इस ऑब्जेक्ट में इसको देख पा रहा हूँ क्योंकि इससे रे आ रहे हैं, मेरे आंख में गिर रहे हैं, सो मैं देख पा रहा हूँ, सिंपल सी बात है। अब बात है कि इसमें से कितने रे निकल रहे हैं ना। रियलिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट से इन्फानाइट नंबर ऑफ रेस निकलते हैं, इन्फानाइट नंबर ऑफ रेस। अब हम तो इन्फानाइट नंबर ऑफ रेस ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हम लोग कुछ कुछ चुनिंदा रेस ड्रॉ करते हैं, कुछ कुछ रेस चूज करते हैं और उन्हीं रेस को लेकर हम इमेज फॉर्मेशन करवाते हैं, है ना। रियलिटी में कितने रेस निकलते हैं? इन्फिनिटी, बट हम इन्फिनिटी रेस ड्रॉ नहीं कर सकते एंड इसी के कारण हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग कुछ कुछ चुनिंदा रे ले रहे हैं, मतलब अच्छे वाले बच्चे, समझ रहे हो, क्लास में कुछ 2-3 अच्छे बच्चे होते हैं, उसी टाइप का, मतलब कुछ 2-3 बच्चों को लिया जाएगा, 2-3 रे को लिया जाएगा और उन्हीं रे को लेकर हम लोग को इमेज बनाना है, सिंपल बात है और क्या। ठीक है, कौन से रे लेने हैं ना, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं उसके लिए, ये लिखा नहीं है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे और ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, तीनों के तीनों पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। पहली बात, एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है पहले देख लो। मान लेते हैं कि हमारा एक लेंस है ना, एक लेंस है, ऑलराइट। कौन सा लेंस है बच्चों? ये वाला, बताओ, सबको पता होना चाहिए कौन सा वाला लेंस है, बोलो। ये वाला लेंस है आपका कन्वेक्स लेंस, या फिर इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग नॉर्मली, बट ये कन्वर्जिंग बिहेव करेगा कि डाइवर्जिंग बिहेव करेगा, डिपेंड करता है कि हम इसको कौन से मीडियम में रख रहे हैं, है ना। मैं आपको बताया था ये वाली बात लास्ट डिस्कशन में। अब इसका एक सेंटर होता है, इस सेंटर से एक ऐसा लाइन पास होता है और इसी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पीए, प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो सेंटर है ओ, इस ओ को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इस ओ को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, राइट। ओके, क्या बोला ना, मैंने सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, दिस इज माई ऑब्जेक्ट ए बी, ए बी इज माई ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रख दिया, ठीक है। अब इसमें से रियलिटी में इन्फानाइट रेज निकल रहे हैं, बट मैं सिंपली क्या किया, मैं कुछ ही रेस चूज किया। क्या रे चूज किया? एक ये वाला रे चूज किया जो कि सीधा पास किया, सीधा चला गया। क्यों? यहाँ पे देखो, एनी रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर दैट इज ओ गोज अनडिफ्लेक्टेड। मतलब अगर मैं कोई भी रे ले जाऊं जो कि ओ से पास कर रहा है तो उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, समझो। वो ब्रह्मास्त्र है, ओ से गया मतलब भेद लेगा, इसको ऐसे बोलते हैं, भेद लिया, ब्रह्मास्त्र भेद लिया, है ना, तो चला जाएगा ओ से, सीधा 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 चला गया। ओके, उसके बाद क्या बोला ना, एनी रे कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज यहां से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया तो क्या होगा ना, एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। फोकस, इसका यहाँ पे कोई फोकस है, सपोज एफ, कोई एक पॉइंट है, फोकस। फोकस क्या होता है पता चल जाएगा आपको, फोकस होता है एफ, और ये रे सपोज यहाँ से पास करेगा, राइट, यही बोल रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस।
या फिर यहां पे क्या लिखा है, और अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस, क्योंकि अगर मैं ऐसा लेंस ले जाऊं जिसको हम लोग कौन सा वाला लेंस बोलते हैं मेरे बच्चों, कनकेव लेंस, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस, राइट। कनकेव लेंस या फिर डाइवर्जिंग लेंस। अगर ऐसा लेंस लेता हूं तो क्या होगा, ध्यान से देखो, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट से ये रह जाएगा ऐसे, लेकिन ये तो डाइवर्जिंग है। डाइवर्जिंग मतलब ये क्या करेगा, लाइट को दूर भगा देगा, तो ये लाइट को इधर भगा दिया ऐसे, तो ये जो लाइट है ये पीछे इस वाले पॉइंट से आते हुए दिखाई देगा, और इसी पॉइंट को हम लोग लिखेंगे F। क्या मेरी बात क्लियर है? तो दो चीजें कि इधर इट विल डायरेक्टली कम फ्रॉम फोकस और इट विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस, लाइक दिस। यहाँ पे अपीयर हो रहा है, रियलिटी में वो कहीं और जा रहा है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, बताओ। दो ये ऐसे रेज हमें चूज करना पड़ेगा। दूसरा बात क्या बोला ना, एनी रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब इसका जैसे इस साइड में एक फोकस है ना, इसका इस साइड में भी एक फोकस होगा। इसको एफ डैश लिखते हैं, इसको एफ लिखते हैं। अगर मान लो कि आप कोई रे को इस फोकस से ऐसे पास करवा दोगे तो क्या होगा पता है, ये ऐसे सीधा पैरेलल हो जाएगा। ये कहानी होती है। 3 पॉइंट आपको लिखवाया, और एक देखो ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है, मान लो कि सीधा लोगे ऐसे, ये तो ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करा, ये भी सीधा चला गया, और तीनों के तीनों रे अभी यहाँ पे मिले जो कि इस पॉइंट से निकले थे। तो बी का इमेज यहाँ पे फॉर्मेशन होगा बी डैश, और यहाँ से सीधा अगर मैं ड्रॉ करूं तो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा ए डैश। हियर ए डैश बी डैश इज द इमेज एंड ए बी इज द ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें कभी भी कैसा भी इमेज ड्रॉ करने के लिए बोले तो आपको ये 3 रे चूज करना आना चाहिए, चाहे कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी लेंस हो। जैसे इस लेंस में ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओ, ऐसे देखो देखो देखो, ऐसे पास कराओ, ऐसे पास कराओ, ऐसे सीधा, ये सीधा चला जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जहां पे हमें इमेज दिखाई देगा ए बी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। इस तरह से कभी भी आपको अगर लेंस में इमेज फॉर्मेशन करवाना है, लेंस में आपको अगर फिगर ड्रॉ करना है, इमेज कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप सिंपली क्या करो, इन तीनों रे को चूज करो। पहला रे पैरेलल भेजो, जो कि कैसे जाएगा, फोकस से पास करके जाएगा। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से भेजो, जो कि सीधा चला जाएगा। या तो तीसरा फोकस के थ्रू भेजो, ये वाला फोकस के थ्रू भेजो, जो कि पैरेलल होके जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज पॉइंट 1, दिस इज पॉइंट 2 एंड दिस इज पॉइंट 3, राइट। ये वो पॉइंट 3 को एक्सप्लेन करते हैं, ये वाली रे, कि कौन सा रे कैसे जाएगा, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसे पास करेगा, फिर ऑब्जेक्ट और इमेज कैसे फॉर्मेशन होगी। क्लियर है मेरे बच्चों, समझ में आ गया बहुत अच्छे से। यहाँ से एक बात सुनो आप ध्यान से, ये जो लेंस है ना, इस लेंस के कितने फोकस दिख रहे हैं आपको, बताओ कितने फोकस। देखो इस साइड भी एक फोकस दिख रहा है एफ, और इस साइड एक फोकस दिख रहा है एफ डैश। सिमिलरली इसका भी इस साइड है एफ, और इस साइड भी एक होगा जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, एफ डैश। तो हर एक लेंस का 2 फोकस होते हैं, इसीलिए बोला गया कि अगर 2 फोकस होते हैं तो हम उनको ऐसे बोलते हैं, एक को बोलते हैं फास्ट फोकस और एक को बोलते हैं सेकेंड फोकस। ये फास्ट फोकस को कभी कभी प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है, प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है, बट आपके बुक में फास्ट फोकस लिखा हुआ है तो टेंशन मत लो। फास्ट फोकस बोलो। फास्ट फोकस क्या है ना, द फोकस प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द सोर्स, साइड ऑफ द सोर्स, जो सोर्स के साइड में होता है उसको बोलते हैं फास्ट फोकस। द अदर इज कॉल्ड एज सेकेंड फोकस। सोचो, सोर्स क्या है, सोर्स क्या है, सोर्स का मतलब जिसमें से लाइट निकलता है, जिसमें से लाइट निकलता है।
जिसमें से लाइट निकलता है। किसमें से लाइट निकल रहा है सोचो, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रहा है, तो ऑब्जेक्ट इस साइड में है, इसको तुम लोग ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट भी लिख लो। एक तरीके से ऑब्जेक्ट जिस साइड में होगा उसी साइड का फोकस को क्या बोलते हैं, फास्ट फोकस। तो यहाँ पे हमारा फास्ट फोकस कौन है, एफ, और हमारा सेकेंड फोकस कौन है, एफ डैश। इसमें भी पहला हमारा फास्ट फोकस है एफ और सेकेंड फोकस है एफ डैश। तो ये आपको याद रहना पड़ेगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फास्ट फोकस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड फोकस। फास्ट फोकस मीन्स दिस इज द फोकस दैट इज प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द सोर्स और प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसको फास्ट फोकस बोलेंगे, और दूसरे को हम लोग सेकेंड फोकस बोलेंगे। मजा आ रहा है। लेंस के बारे में कहानी पढ़ रहे हैं कि लेंस में इमेज फॉर्मेशन करवाना हो तो कौन से रेस चूज करोगे, और जो भी रेस चूज कर लिए वो कैसे कैसे रिफ्रैक्शन के थ्रू पास करेंगे, और फाइनली इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं बताओ? अब ध्यान से सुनो मेरी बात। दोनों में ड्रॉ करवा दिया हूं मैं, फास्ट फोकस हो गया, सेकेंड फोकस हो गया। ये ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से जितना दूर में है इसको मैं लिखूंगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज यू, और यहाँ से जितना दूर में है इसको मैं लिखूंगा इमेज डिस्टेंस बी। सिंपल, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। देख पा रहे हो आप, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। ओके, अभी ये हो गया मेरा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h, और ये हो गया मेरा हाइट ऑफ द इमेज h डैश, राइट। और इसका फोकल लेंथ लिखते हैं f, और इसका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इस साइड आएगा, याद रखना है। कन्वर्जिंग लेंस या फिर कन्वेक्स लेंस, उसका फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, है ना, क्योंकि जब लाइट ऐसे पास करता है तो वो इस साइड मिलता है, मतलब रियलिटी में उसका फोकस इस साइड लाई करते हैं। लेकिन कनकेव का फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव। इसके लिए ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। ये हो जाएगा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज। क्या मेरी बात समझ में आया? यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर था और इमेज नीचे फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए इस इमेज को मैं बोलूँगा इन्वर्टेड इमेज। क्या बोलूँगा मैं इसको, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। बट यहाँ पे मेरा h जैसे था ऊपर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सीधा, तो इमेज भी मेरा सीधा आया, इसीलिए यहाँ पे जो इमेज फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं इरेक्ट इमेज। याद रहना पड़ेगा ये टर्म्स आपको। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ ना, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज है, और इन्वर्ट का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उसका उल्टा इमेज है। ये याद मत रखना कि इन्वर्टेड का मतलब नीचे होता है, नहीं, इन्वर्टेड का मतलब ऑब्जेक्ट का उल्टा। अगर ऑब्जेक्ट नीचे हो गया तो मेरा इमेज कहाँ आएगा, ऊपर, इसको भी इन्वर्टेड बोला जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन ऑब्जेक्ट नीचे, इमेज भी नीचे, तो इसको क्या बोला जाएगा, इरेक्ट इमेज। समझ में आया? इन्वर्टेड का मतलब नीचे नहीं होता है, इन्वर्टेड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का उल्टा। ये आपको याद रखनी है। मेरी बात क्लियर है? क्या क्या बताया मैं आपको, ध्यान से सुन लो। कौन से रे लेने हैं, क्लियर हो गया। फास्ट फोकस, सेकेंड फोकस, क्लियर हो गया। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट। अच्छा, यहाँ पे ये ऊपर है, साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है कोई तो उसको क्या लिखेंगे हम लोग, पॉजिटिव, और अगर कोई नीचे है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, नेगेटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर कोई ऊपर है तो उसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। तो हमें ऑब्जेक्ट हाइट को अभी क्या लिखना पड़ेगा, पॉजिटिव, और इमेज हाइट जब भी लिखेंगे क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव। फॉर दिस केस, फॉर दिस केस, इस केस के लिए ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि यही रक्त आया है। समझ में आया? तो जब इन्वर्टेड इमेज होता है तो H और H डैश का साइन उल्टा होता है, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव। लेकिन जब इरेक्ट इमेज होता है तो सेम, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव। पर आपको ये पूरी कहानी याद रखनी पड़ेगी, तभी जाके आप न्यूमेरिकल में फटाफट लगा सकते हो। क्या क्या याद रहनी पड़ेगी आपको, समझ में आया? मैं आपको समरी लिखवा दूं, मैं आपको समरी लिखवा दूं कि क्या होता है। हाँ, चलो मैं आपको एक समरी लिखवाता हूँ, है ना, समरी समरी। आप इसको लिखे तो थे ना, वरना स्क्रीन को पॉज करके लिख लो फटाफट, है ना। मैं आपको एक समरी लिखवाता हूँ, क्या क्या आपको याद रहना चाहिए।
लेंस अगर फॉर्मेशन करवाओगे तो, ठीक है। समरी, समरी, सोमारी, समरी बुक के लास्ट में लिखा रहता है ना, इसी तरह समरी आपके लिए सिर्फ लेके आया हूं मैं समरी। चलो बच्चों, समरी समझते हैं कहाँ है बबुआ, इस समरी का बात कहाँ है वो समझना पड़ेगा। देखो चलो, पहला चीज क्या क्या समझना पड़ेगा समझ लो। पहले समझना पड़ेगा कि अगर कन्वेक्स लेंस हुआ, कन्वेक्स लेंस, तो उसका फोकल लेंथ क्या ले लेना है, पॉजिटिव ले लेना है। अगर कनकेव हुआ तो उसका फोकल लेंथ क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। क्या इसको कन्वर्जिंग बोल के भी गिवन हो सकता है, इसको डाइवर्जिंग बोल के भी गिवन हो सकता है। समझ में आया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो यू होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। मोस्ट ऑफ द टाइम यू क्या होता है, नेगेटिव, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर रियल इमेज फॉर्मेशन होता है, रियल इमेज है ना, जैसे कि इसमें हो रहा है, देखो इसमें जो रेज हैं वो रियल में मीट कर रहे हैं, तो रियल इमेज फॉर्मेशन होता है। तो रियल इमेज हमेशा कौन से साइड फॉर्मेशन होगा, ऑपोजिट साइड में। तो रियल इमेज फॉर्मेशन जब होगा तो वो इन्वर्टेड होगा, वो क्या होगा, इन्वर्टेड। ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन होगा, राइट। रियल इमेज जब भी होगा इन्वर्टेड होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन होगा। ओके, अगर ऑपोजिट इन्वर्टेड निकला तो इन्वर्टेड का मीनिंग क्या है ना, एच डैश एंड एच आर ऑफ ऑपोजिट साइन, है कि नहीं। अरे इन्वर्टेड ना, एक ऊपर तो दूसरा नीचे, तो अगर H पॉजिटिव हुआ तो H डैश नेगेटिव, अगर H नीचे आता तो H डैश ऊपर आता है, ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो H डैश एंड H आर ऑपोजिट साइन, ये यहाँ से पता चला इन्वर्टेड से। और ऑपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट अगर लेफ्ट साइड में है और U नेगेटिव है तो हमारा रियल इमेज के लिए मोस्टली भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव। मोस्टली भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि दूसरे साइड आएगा, और यू क्या लेते हैं हम लोग हमेशा, नेगेटिव, ठीक है। दूसरा चीज, वर्चुअल इमेज अगर होगा तुम कैसे पहचानोगे वर्चुअल इमेज। अच्छा, इसमें और एक चीज मैंने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया ना, ये हो गया हाइट ऑफ इमेज, ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से ज्यादा हुआ तो उसको बोलते हैं एनलार्ज्ड इमेज, और अगर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ द छोटा हुआ तो इसको बोलते हैं डिमिनिश्ड इमेज, है ना। ये याद रखना है आपको, थोड़ा थोड़ा टर्म्स है जो कि जनरली पूछे नहीं जाते हैं, जनरली नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सब क्लास 10 में पढ़े हुए होंगे आप कि कब एनलार्ज्ड होता है, कब डिमिनिश्ड होता है, कब कितना फॉर्मेशन होता है, कब पॉजिटिव, कब इमेज, रियल कब, वर्चुअल कब, सब कुछ आपको पता है। तो ज़्यादा डिटेल में मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं आपको ओवरव्यू, आपको क्या क्या याद होनी चाहिए लेंस के कैलकुलेशन करने से पहले उसके बारे में समझा रहा हूँ। अगर वर्चुअल इमेज हो गया तो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्चुअल इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा, इरेक्ट। इरेक्ट, अगर इरेक्ट फॉर्मेशन हुआ उसका मतलब क्या है ना, एच डैश और एच सेम साइन के होंगे, राइट, सेम साइन के होंगे, दोनों ऊपर या दोनों नीचे, राइट। नेक्स्ट है सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में फॉर्मेशन होगा। अगर सेम साइड में फॉर्मेशन हो गया तो यू तो नेगेटिव, तो भी क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव। खत्म, खत्म, इतनी ही कहानी है, इतनी ही कहानी है। ये छोटी सी कहानी आपको पता होनी चाहिए कि ऑलवेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ हमारा कन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, कनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होता है। और हमारा अगर रियल इमेज फॉर्मेशन हुआ बोल के कैसे पता चलेगा ना, ऑपोजिट साइड में फॉर्मेशन हो गया। ऑब्जेक्ट को अगर तुम लेफ्ट साइड में रखे हो तो इमेज कौन से साइड फॉर्मेशन होगा, राइट साइड, लेंस का, है ना। तो अगर यू हमारा नेगेटिव होता है तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि वो दूसरे साइड फॉर्मेशन हुआ है। क्लैरिटी आ रहा है। इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप सारे कैलकुलेशन कर सकते हो बहुत अच्छे से। समझ में आ गया बच्चों।
पूरा अच्छे से मैं करवाऊंगा। 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डेफिनेटली कराऊंगा। आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन को भी कराने वाला हूं, आज ही के आज, अभी के अभी। आप फटाक से इसको उतार दो और फिगर में कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं, कौन सा वाला मैं चूज कर रहा हूँ रे, सारी चीज़ों पर जरूर ध्यान दे दो। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, मज़ा करने वाले हैं। अभी फटाफट लिख लो इसको। ओके बच्चों, तो अभी हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे इस लेंस के बारे में, जिसका नाम है मैग्निफिकेशन, है ना। मैग्निफिकेशन बहुत काम का चीज़ है। ये आगे जाके हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज़ होने वाला है। जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे आपके, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप आने वाले हैं, सब कुछ, है ना। मतलब टेलीस्कोप पूरा सिखाऊंगा आप लोग को, कैसे बनता है, कैसे देखते हैं हम लोग, क्यों हमें बड़ा दिखता है। माइक्रोस्कोप में भी समझेंगे कि माइक्रोस्कोप कैसा दिखता है, सब कुछ बढ़िया से, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में ही आ जाएगा। तो लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है ना। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड बाई रेशियो ऑफ, सिंपल बात है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब हमारा इमेज का हाइट, मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। इमेज का हाइट है h डैश और ऑब्जेक्ट का हाइट है h। दिस इज द मैग्निफिकेशन, अब सोचो, अगर रियल इमेज फॉर्मेशन हुआ तो वो कैसा वाला फॉर्मेशन होगा, इन्वर्टेड फॉर्मेशन होगा। इन्वर्टेड फॉर्मेशन होगा मतलब h डैश अगर प्लस हुआ तो ये माइनस हुआ तो ये प्लस, ऑपोजिट साइन होंगे। तो मेरा मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव। लेकिन अगर वर्चुअल फॉर्मेशन हुआ तो कैसा वाला फॉर्मेशन होगा, इरेक्ट। तो या तो दोनों प्लस प्लस या तो दोनों माइनस माइनस। तो मेरा जो मैग्निफिकेशन का वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है कुछ समझ में आ रहा है, कुछ दिमाग में घुस रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे इन्वर्टेड मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, माइनस आएगा, सेम हो गया तो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस। क्लियर है बच्चों, कुछ तो बोल। अब इसको डिराइव करते हैं, देखो कैसे डिराइव करते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, है ना। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक टिक ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक रे जाएगा सीधा, जो कि जाएगा फोकस से। भूल गए क्या रे कैसे लेते हैं, नहीं भूले, तुम लोग मेरे प्यारे बच्चे हो। और एक पास कराओ ऑप्टिकल सेंटर से, जिसको ब्रह्मास्त्र बोला था मैंने। बनेगा ब्रह्मास्त्र तो बनेगा इमेज। तो ये तो शॉर्ट पड़ गया भाई साहब, इसको लंबा करवाना पड़ेगा थोड़ा, टक। ये लो, मीट हो गया इस वाले पॉइंट में, तो यहाँ पे बन जाएगा इमेज। दिस इज माई ए बी, दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज माई ए डैश बी डैश, दैट इज हाइट ऑफ द इमेज, राइट बच्चों। Now look at the two triangles. Look at in triangle ABO or BAO and triangle B-A-O. गुड बताओ। BAO ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा वाला दिख रहा है क्या, ये वाला टिक 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 दिख रहा है, टिक। एंड ये वाला डिग 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 देख रहा है। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड दिस इज तो देयरफॉर ट्राइंगल BAO इज सिमिलर टू ट्राइंगल B-A-O। सिमिलर हो गए दोनों, क्यों सिमिलर हो गए, एंगल इक्वल हो गए। ये 10th क्लास में पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा मैथ्स का NCERT निकाल देने का, क्या बोलता है भाई लोग, है ना, क्या बोलता है भाई लोग, निकाल देना है मैथ्स का NCERT फटाक से, क्लास 10 का। सिमिलैरिटी पढ़ेंगे, है ना। सिमिलैरिटी में एंगल ए सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी, साइड सिमिलैरिटी, बहुत सारे कुछ तो आपको मिल जाएगा उधर में। तो हम लोग उसकी बात करें कि अगर दो ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, हो गए। अब अगर सिमिलर हो गए हैं तो उनका एक प्रॉपर्टी है कि उनका जो साइड है ना, उनका रेशियो इक्वल होगा। चलो देखो, ये ट्राइंगल का साइड है AB, तो इस साइड का ट्राइंगल है A-B', तो एक लिखता हूं मैं A-B' बाई AB।
इसका एक साइड इसका एक साइड का रेशियो इक्वल टू इसका यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का, दैट इज OA dash by OA. Now the object is placed here, so this is your object distance and this is your image distance. Sorry, image distance B. So I can write this is H dash by H equal to V by U. That is the formula for magnification produced by a lens. That is H dash by H equal to V by U. कुछ भी समझ में आया नहीं आपको कि नहीं आया? आया? सोचो, अगर रियल इमेज फॉर्मेशन होता है तो V प्लस होगा, इस साइड में आता है, U माइनस होगा, तो मैग्निफिकेशन माइनस होगा। देखो सब कुछ मैच हो रहा है। अगर वर्चुअल इमेज हो गया तो V और U दोनों प्लस होंगे या तो दोनों माइनस होंगे, क्योंकि वो सेम साइड में फॉर्मेशन होंगे। सेम साइड में फॉर्मेशन होंगे तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। मैच हो रहा है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस एंड दिस इज वैलिड फॉर बोथ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। बोथ कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस, दिस इज वैलिड। समझ में आ गया बच्चों? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्निफिकेशन, दिस इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, and here it is a derivation how we can find the magnification from V and U. मजा आया? कुछ तो बोलो, मजा आया? और एक चीज सिखा दूं, पावर अभी सिखा देता हूं इसी के साथ, ताकि एक सेक्शन ही खत्म हो जाए। पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस, एक्चुअली पावर ऑफ ए लेंस का मतलब होता है कि पावर, किसका पावर कितना ज़्यादा है। लेंस का काम क्या है, अगर तुम समझ गए तो पावर समझ जाओगे। लेंस का काम क्या है ना, देख ये क्या कर रहा है, ये रे सीधा जा रहा था, बेंड कर दिया, कन्वर्जिंग, कन्वर्ज करता है, रेज को पास पास लेके आता है। डाइवर्जिंग का काम क्या है कि वो दूर करता है, दूर एक दूसरे से, ऐसे सीधा रह जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस खतरनाक इधर चला जाएगा। और कन्वर्जिंग मतलब ऐसे जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस पास आ गए। समझ रहे हो? कन्वर्जिंग और ऐसे डाइवर्ज। ओके, तो उसका काम है कि कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना। पावर बोलता है कि इट इज ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जेंस और एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस। मतलब कौन कितना ज्यादा कन्वर्ज करवा पा रहा है, उसका पावर उतना ज्यादा होगा। पावर मतलब पावर मेजर, मतलब बेंडिंग करने की कैपेसिटी। जो लाइट ज़्यादा ऐसे जाते, जैसे कि जा रहा था ट्र ऐसे, बहुत बेंड हो गए, ऐसे सीधा बहुत बेंड हो गए, और एक ऐसे जा रहा था थोड़ा बेंड हो, ट्र दूर मिले। तो जो दूर मिले वो कम बेंड हुए, उस लेंस का पावर कम है, और जिसमें बहुत ज़्यादा बेंड हो गए उस लेंस का पावर ज़्यादा है। समझ में आया? उसी तरह डाइवर्ज हो रहे हैं, देखो सीधा गए बहुत ज़्यादा डाइवर्ज हो गए, या फिर सीधा गए थोड़ा सा डाइवर्ज हो, तो ये थोड़ा वाले का पावर कम होगा, ये ज़्यादा वाले का पावर ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? तो पावर इज ए मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जेंस, ए मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस थ्रू ए लेंस, है ना? कोई भी लेंस में कितना कन्वर्ज हो सकता है या कितना डाइवर्ज हो सकता है, लेकिन इसका रियल डेफिनेशन अलग है। इसका डेफिनेशन क्या कहता है, सुनो। इसका डेफिनेशन कहता है इट पावर इज, और इट इज द tangent of, it is the tangent of angle deviated by a ray coming parallel to principal axis at 1 meter distance। ओ, ये क्या हो गया? क्या क्या लिख दिए सर, आप तो घबरा देते हैं। क्या क्या? ट्रांजेंट एंगल डेविएटेड रे पैरेलल, बाप रे बाप पगला गए ना थोड़ा सा।
फिगर ड्रॉ करके समझाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। मैग्नीफिकेशन लिख लिया होगा तो मैं मिटाने वाला हूँ एक्चुअली, है ना, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, तो मैग्नीफिकेशन लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, तो लिख लेना चाहिए। अगर नहीं लिखा है तो थोड़ा सा बैक कर लो मेरे जान, है ना। सर को इतना तो मदद तुम्हें करना चाहिए ना यार। अब सर इतना मेहनत करेंगे तुम्हारे लिए, करेंगे सर मैं बोला पूरा सीरीज़ कंप्लीट करूँगा इस बार मुझे यूट्यूब में पूरा सीरीज़ कंप्लीट करने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे भी मुझे कोई नहीं रोक रहा था, मैं खुद ही खुद को रोक रहा था, है ना। वो बोलते हैं ना, हम खुद ही खुद के सबसे ज़्यादा डीमोटिवेटर होते हैं। हमसे काम होगा कि नहीं होगा अलग बात है, बट हम पहले ही खुद को डीमोटिवेट कर देते हैं कि नहीं यार ये कहाँ होगा यार, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, ऐसे हम डीमोटिवेट कर देते हैं खुद को। ये नहीं करना है भाई साहब, खुद को खतरनाक लेवल पे मोटिवेटेड रखना है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो ऊपर वाले की बात है, वो किस्मत की बात है, लेकिन हमें अपना काम जारी रहने देंगे, है ना। हमें अपना काम जारी रखना चाहिए। हम मतलब हमारा जो मकसद है उस पर हमें कायम रहना चाहिए, तभी जाके हमें अपना मकसद मिलेगा और तब जाके पूरी कायनात उससे हमसे मिलाने की कोशिश में लग जाएंगे, है ना। वैसी वाली बात हो जाएगी। चल तो देख मैं इसको समझाता हूँ। क्या बोल रहे हैं कि एक लाइट रे आ रही है, मैं इसका फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ पावर का। एक लेंस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। एक लाइट रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, बाय ए रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एट 1 मीटर डिस्टेंस। मतलब ये डिस्टेंस कितना होना पड़ेगा मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, कितना होना पड़ेगा 1 मीटर। अब अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो जाहिर सी बात है ना यार, वो किधर से पास करेगा, किधर से पास करेगा बोल, फोकस से। किधर से पास करेगा, फोकस से। तो ये जो डिस्टेंस हो गया ना, ये डिस्टेंस हो गया फोकल लेंथ। ये डिस्टेंस क्या हो गया, फोकल लेंथ, राइट। अब सोच, अब ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। ये जो लाइट रे है इसको जाना चाहिए था सीधा, ऐसे ट्र सीधा जाना चाहिए था। ये क्या हो गया, टू देख जाना था टू नीचे। ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, समझ में आ गया। ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। अगर ये डेल्टा हुआ तो ये भी कितना होगा, डेल्टा। तुम्हें क्या बोल रहा है, टांजेंट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। टांजेंट का मतलब टैन, तो पावर इक्वल टू 10 ऑफ डेल्टा। रियलिटी में पावर का डेफिनेशन ये है कि द पावर इक्वल टू 10 इन 10 ऑफ डेल्टा। द टांजेंट ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन suffered by a ray of light coming parallel to the principal axis at a distance of 1 मीटर। 1 मीटर में आया, घुमा, जितना डिफ्लेक्शन हुआ उसका टैन। अब देख इस फिगर को देख, ये हो गया टैन डेल्टा, तो हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 1 मीटर, ये भी कितना है 1 मीटर, तो 1 मीटर बाई एफ, दैट इज 1 बाई एफ। लेकिन एफ को किस में रखना है, मीटर में। दिस इज द फॉर्मूला फॉर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर ऑफ ए लेंस। क्या लिखा, थोड़ा पढ़ लो। P इक्वल टू 1 बाई एफ, अगर मीटर में लिखोगे फोकल लेंथ को, और P इक्वल टू 100 बाई एफ अगर फोकल लेंथ को किस में लिखोगे, सेंटीमीटर में। ये आपको ध्यान में रखना है हमेशा, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम एग्जाम में आपको जो फोकल लेंथ मिलेगा वो आपको सेंटीमीटर में ही मिलेगा। तो मोस्टली यूज होने वाला ये है, समझ रहे हो, मोस्टली यूज होने वाला वो फॉर्मूला है 100 बाई एफ। एफ को किस में रखना है, सेंटीमीटर में, राइट। और इसका जो यूनिट होता है पावर का, वो यूनिट होता है डायोप्टर। डायोप्टर, इसको कैपिटल डी से लिखते हैं, ठीक है। डायोप्टर को किससे लिखते हैं, कैपिटल डी से। लेकिन 1 बाई एफ मीटर में करोगे या सेंटीमीटर में करोगे तभी। अच्छा सोचो, फोकल लेंथ अगर मैं बात करूं कनकेव की, कनकेव का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, लेंस है कनकेव लेंस, उसका फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, तो उसका पावर भी क्या होगा, नेगेटिव। P इक्वल टू 1 बाई एफ।
लेकिन अगर मैं कन्वेक्स लेंस की बात करूं तो उसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, तो उसका पावर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्या मेरी बात क्लियर है? मेरी बात क्लियर है अच्छे से कि पावर का मतलब क्या होता है, फिर पावर का डेफिनेशन क्या होता है, फिर पावर को डिराइव कैसे करते हैं, फिर उससे हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पावर देके कि किसका पावर पॉजिटिव है या किसका पावर नेगेटिव है ना। अगर कौन सा लेंस है उसी हिसाब से फोकल लेंथ पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, उससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि पावर भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होगा। कुछ समझ में आ गया? कुछ समझ में आ गया कि नहीं बोलो? पक्का 100%। अब सोचो कि ये जो लेंस होते हैं, एक एक लेंस, अगर मैं एक एक लेंस को कंबाइन करके लिखूं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस उसको बोलते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। 2-3 थिन लेंस को कंबाइन करेंगे। पावर का फटाक से तुम उतार दो, मैं पावर का पूरा मिटाने वाला हूँ, फिर हम लोग शुरू करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। जल्दी से स्क्रीन को पॉज कर, सारा सब कुछ उतार दो, फिर हम लोग आ जाएंगे कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। ना 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 रे ना रे ना रे, हाँ हाँ हाँ, ना ही जिंदगी में ना ही ना चलता है। हाँ तो कोई बोलता ही नहीं है यार, क्या करें? हैं सर, आप गंदे शक्ल लेके आ जाएंगे तो कौन हाँ बोलेगा आपको? सब ना ही बोलेंगे सर, है ना। कोई बात नहीं, मुझे कोई ना बोले, तुम लोग हाँ बोल दो यार। समझ में आएगी नहीं बोल? हाँ बोलना पड़ेगा, हाँ बोलना पड़ेगा, ना बोलने से नहीं चलेगा। समझ में आएगी नहीं बोलो। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, थिन लेंसेस बोला गया क्योंकि हम जनरली जो यूज़ करते हैं सबके सब थिन लेंसेस ही है, राइट। इसीलिए तो वो एंगल सबको हम लोग कंसिडर कर देते हैं छोटा मोटा बोल। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस मतलब मान लो कि मेरे पास 2 लेंस है ऐसे, एक ऐसे टर, एक और इसके साथ टर, ठीक है। इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है f2। 2 thin lenses are placed with each other with no gap between them। उनके बीच में कुछ भी गैप नहीं रखना है हम लोगों को। अगर गैप रख दोगे तो काम नहीं चलेगा, दूसरा कहानी हो जाएगा। उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली बात ऐसे रख दिया 2 लेंस को, f1 है एक का और f2 है दूसरे का, ठीक है। अब मैं क्या किया ना, इनके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा। मैं इसको थोड़ा दूर ड्रॉ करता हूँ, इधर देख। सपोज मैं ऐसे रखा लेंस 2, गैप नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं होनी चाहिए, गैप नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे थोड़ा मानना पड़ेगा यार तुम लोगों को, ठीक है। चलो अब क्या होगा, इसका फोकल लेंथ है f1, इसका फोकल लेंथ है f2, ठीक है। सपोज मैं इनके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा जो कि इससे u दूरी पर है। कितना डिस्टेंस पर है? u, राइट। अब इसमें से रेस निकालेंगे हम लोग, इमेज फॉर्मेशन करवाएंगे। कैसा देखो, एक रे तो जो इससे जाएगा उसको तो भगवान भी नहीं बचा सकते, वो सीधा चला जाएगा, टिक टिक टिक, राइट। कोई टेंशन नहीं। या तो ऐसा वाला ऑब्जेक्ट मत रखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दो, ठीक है। अब इससे और एक लाइट जाएगा ऐसे, जो कि थोड़ा सा इधर में बेंड होगा ऐसे, फिर इधर में और थोड़ा बेंड हो जाएगा ऐसे, और फाइनली यहाँ पे मेरा इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। इधर में रखा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ पे पहला रिफ्रैक्शन हुआ तो ये सीधा इधर जाना चाहिए था, पर ये दूसरा लेंस में रिफ्रैक्शन यहाँ पे हुआ तो और थोड़ा बेंड हो गया, इसीलिए फाइनली लाइट यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। मैं बोला कि अगर ये लेंस नहीं होता, ये लेंस 1 ये लेंस 2, अगर ये लेंस नहीं होता तो इमेज तो यहाँ फॉर्मेशन होना था। अब ये लेंस होने के कारण इमेज यहाँ नहीं यहाँ फॉर्मेशन हो गया। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ ना, फॉर L1 लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है? लेंस 1 के लिए ऑब्जेक्ट है O,
और जो इमेज है वो इमेज है I1, क्योंकि यहाँ पे इसका इमेज फॉर्मेशन होने वाला था, इसके वजह से नहीं हुआ, तो इसके लिए तो इमेज यही है। अब बात है कि इसका जो इमेज है वो इस लेंस के लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो फॉर L2 जो ऑब्जेक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा I1, दैट इज द इमेज ऑफ द लेंस 1। इसका जो इमेज है वो इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी, जो इमेज है इसका वो फाइनल वाला बन जाएगा। इमेज कौन सा वाला, I, ये होगा फाइनल इमेज इसका। तो दो लेंस में हमें इक्वेशन लिखना है। चलो इक्वेशन लिखते हैं। ये डिस्टेंस u मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को v1 मान लेते हैं और इस डिस्टेंस को v मान लेते हैं, है ना। तो फॉर लेंस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 1/v of image distance is v1 माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, दैट इज इक्वल टू 1/f1, इसका फोकल लेंथ, है ना। उसके बाद फॉर L2, इसको इक्वेशन 1 बना दो। फॉर L2 लेंस 2 के लिए क्या होगा ना, ऑब्जेक्ट हो गया I1, तो उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, इमेज इज 1/v माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 1/v1, बिकॉज इसके लिए ऑब्जेक्ट I1 है, तो उसका डिस्टेंस v1 इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, जो कि दूसरे वाले का फोकल लेंथ लिखूंगा 1/f2। लेट दिस इज इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 ऐड करो। तो देखो 1/v1 कैंसल, इधर क्या बचेगा 1/v माइनस इधर क्या बचेगा 1/u इक्वल टू इधर क्या बचेगा 1/f1 प्लस 1/f2। इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को रिप्लेस कर दूं, सोचो इन दोनों लेंस को हटा दूं, एक सिंपल लेंस रख दूं जिसका फोकल लेंथ है f और इधर उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u और इधर उसका इमेज डिस्टेंस है v, तो इसके लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f हो जाएगा। और ये f जो होगा ये कौन सा वाला होगा, कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ। दिस इज इक्वेशन 3, दिस इज 4, है ना। अगर मैं दोनों को कंबाइंड करके एक लेंस बना दूं, दिस इज द कॉम्बिनेशन, है ना, ये कॉम्बिनेशन है। तो इस कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ अगर f कॉम्बिनेशन हुआ तो a 1/f कॉम्बिनेशन 1/f। अब दोनों इन दोनों को देखो, देयरफॉर 1/f इक्वल टू 1/f1 1/f2 1/3, जितने भी लेंस होंगे उन सारे के फोकल लेंथ को कैसे ऐड करना है, उल्टा। और 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा p, 1/f1 p1 p2 p3। तो ये उसका प्रूव है कि जब भी हम दो लेंस को कंबाइन करते हैं, मतलब एक को चिपका के लगते हैं, इसको चिपकाना बोलते हैं ना, कॉम्बिनेशन मतलब चिपकाना, है ना, चिपकाना, चिपका रहे हैं हम लोग, समझ लो, दोनों लेंस को चिपका रहे हैं, ऐसे 2-3 डिस्टेंस में नहीं रख रहे हैं हम दोनों लेंस को चिपका रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में, है ना। हम लोग दोनों लेंस को क्या कर रहे हैं, चिपका रहे हैं, नो गैप बिटवीन देम। तो पहला ऑब्जेक्ट रखेंगे, वो पहला लेंस में इमेज बनाएगा, वो इमेज दूसरा लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर उससे हम लोग रिफ्रैक्शन करा के फाइनल इमेज बनवाएंगे, फिर हम लोग दोनों के लिए लेंस इक्वेशन लिखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ये आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आया कि नहीं, कि उड़ गया ऊपर से, प्राण उड़ गए तुम्हारे, मर गए तुम लोग सबके सब। और फिर उसका अगर हमें इन दोनों को एक सिंपल कॉम्बिनेशन कंबाइंड लेंस बनाना है तो उसका फोकल लेंथ निकालने का तरीका ये, उसका पावर निकालने का तरीका ये। दिस इज द डेरिवेशन फॉर हाउ टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। 2 3 4 5 कितने भी कर लो, कनकेव कन्वेक्स कुछ भी कर लो, हमेशा इतना ही होने वाला है। क्लियर है? बहुत अच्छे से फटाक से लिख लो उस डेरिवेशन को, फिर हम लोग तुरंत आगे बढ़ जाएंगे।
चलो बच्चों, तो अभी जो भी पढ़े हम लोग उसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं। और एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 9.9, और रियलिटी में ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा एग्जाम इम्पोर्टेंट है। ये सेबा 2018 में एजीटीज आ चुका है, ऑलराइट, एजीटीज आ चुका है, और सीबीएसई में भी 2-3 बार पूछ चुका है, दोनों में, है ना। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन का। और जब भी आता है एजीटीज आता है, उसमें डाटा भी चेंज नहीं करते हैं, 5, 10 यही सब डालते हैं, इसीलिए आपको समझना पड़ेगा। और बहुत ईजी, यहाँ पे तो सिंपल सी बात है कि हमें 3 लेंस दिख रहा है और ऑब्जेक्ट को उस साइड रखा हुआ है। तुम्हें बोल रहा है कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज, मतलब उस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्शन होगा पहले लेंस 1 से, फिर लेंस 2 से, फिर लेंस 3 से, फिर जाके इमेज फॉर्मेशन होगा। और वो फाइनल इमेज कहाँ पे आएगा वो हम लोगों को बताना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो किए थे वो ही करेंगे। क्या ना, पहले इसको मान लेते हैं लेंस 1, इसको लेंस 2, इसको लेंस 3 फॉर L1, लेंस 1 के लिए, ठीक है। लेंस 1 के लिए जो तुम्हारा U का वैल्यू हो जाएगा वो -30। मैं बार बार बताया था कि U को ऑलवेज क्या लेना है, नेगेटिव। मैं समरी में भी लिखवाया था। और ये कन्वेक्स लेंस है, ऊपर आपको लिख भी दिया है कि इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है +10 सेंटीमीटर। तो अगर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँ 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v दिस इम्प्लाइज 1/v इक्वल टू 1/f, f का वैल्यू है 10 -1/30। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 ऊपर 3 - 1 दैट इज 2/30। देयरफॉर v इक्वल टू +15, v इक्वल टू कितना आया, +15। मतलब इस लेंस 1 का जो इमेज फॉर्मेशन होगा, मान लो लेंस 1 का इमेज फॉर्मेशन हुआ ये I1, है ना, इसको ओ I1 इज द इमेज ड्यू टू L1, है ना, लिख देता हूँ, I1 है इसका इमेज। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों, राइट साइड प्लस आया है इसलिए राइट साइड रखा, कितना आ गया 15 सेंटीमीटर, है ना, जिसमें से ये कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब एक्सक्यूज मी, फॉर L2, लेंस 2 के लिए जो ऑब्जेक्ट होगा दैट ऑब्जेक्ट इज I1, है कि नहीं, बोलो, देख लो। अगर मैं अभी जैसे किया था, क्या किया था, 2 लेंस रख दिया था, एक में रिफ्रैक्शन कराया, उसका जो इमेज बनता उस इमेज को दूसरे लेंस के लिए क्या मानते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट। तो अगर ये कुछ नहीं होता तो I1 यहाँ पे फॉर्मेशन होता, तो इसका इमेज हो गया I1। तो L2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, I1। तो देयरफॉर इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 10 है, राइट साइड है, तो इसलिए क्या लिखूंगा, +10 सेंटीमीटर, राइट, ये हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। और इसका फोकल लेंथ तो गिवन है आपको +10 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लिख देते हैं 1/v - 1/10 इक्वल टू 1/10। 1/v माइनस, सॉरी ये तो प्लस है ना, हाँ नहीं, ये तो इसको तो हमें माइनस ही लेना है, तो प्लस, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू क्या आ गया, 0। देयरफॉर v इक्वल टू क्या आ गया, इन्फिनिटी। v इक्वल टू क्या आ गया, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर v इक्वल टू इन्फिनिटी आ गया, v इक्वल टू क्या आ गया, इन्फिनिटी, इसका मतलब यह है कि इस ऑब्जेक्ट, इस लेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी में है। अगर इसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो उसका इमेज कहाँ फॉर्मेशन होगा, बोलो कहाँ पे फॉर्मेशन, सॉरी, इसका इमेज इन्फिनिटी, मैं क्या बोल रहा हूँ,
मैं बोला कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो 10 सेंटीमीटर में एंड 10 सेंटीमीटर इसका फोकस है, तो इसका एक्चुअली तुम्हें कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि इसका फोकस में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रख लो तो उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो हमेशा कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी में। देयरफॉर हमारा जो इमेज बन गया वो इन्फिनिटी में बन गया। इसका मतलब अगर मैं L3 की बात करूं, फॉर L3 जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बना हुआ है, इन्फिनिटी में, तो देयरफॉर इसका इमेज जो फॉर्मेशन होगा वो कहाँ फॉर्मेशन होगा, फोकस पे। कहाँ फॉर्मेशन होगा, फोकस में। तो अगर इमेज फोकस में फॉर्मेशन होगा तो ये फोकस का डिस्टेंस कितना है, ये है फोकस इसका, और ये वाला डिस्टेंस होगा 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मेरा फाइनल इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, फाइनल इमेज। देयरफॉर इमेज एट फोकस, देयरफॉर फाइनल इमेज जो फॉर्मेशन होगा, फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड, फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम लास्ट लेंस। लास्ट लेंस कौन सा है, L3। तो L3 से 30 सेंटीमीटर के दूरी पर जाके ये फॉर्मेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गया बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको वो चीज़ समझ में आना चाहिए कि हमें समझा रहा हूँ कि जब भी आपको कोई भी टाइप का कॉम्बिनेशन देते तो आपको डरना नहीं है। आप ऑब्जेक्ट अपना ले लो, उस ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग जगह क्या फॉर्मेशन कराओ, उसका इमेज फॉर्मेशन कराओ, और इमेज जो भी पहला लेंस का इमेज होगा वो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसके भी फॉर्मूला डालो, उसका इमेज निकालो, वो इमेज फिर इसके लिए क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसका फिर फॉर्मूला डालो, इमेज निकालो। ऐसे करते रहना है, डरने की कोई बात ही नहीं। कुछ समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो ये रहा, ये था आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के ऊपर दिया हुआ है। और भी इसके कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स आपको एक्चुअली में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अभी के लिए कोई ज़रूरत है नहीं, बट मैं उसका एक न्यूमेरिकल सेशन लेके आऊँगा चैप्टर के एंड में, जिसमें मैं 2 से 3 न्यूमेरिकल इसमें इंक्लूड कर दूँगा। ठीक है बच्चों, तो ये सेशन को हमें यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है हमारा प्रिज्म के बारे में, कम्प्लीटली प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। प्रिज्म क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसमें रिफ्रैक्शन एंगल एवरीथिंग। ऑलराइट, तो आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को कवर कर लेना है। एनसीईआरटी रीडिंग एक बार कर देनी है, जितने एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, और कुछ फालतू के चीज़ें, फालतू के वीडियो देख के आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका टाइम कैसे वेस्ट हो रहा है ना। आप कोई फर्जी चीज़ें देख रहे हो, कभी कुछ भी देख रहे हो, कहाँ से कुछ सीख रहे हो, कहाँ से कुछ पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको एक पैटर्न में पढ़ना पड़ेगा, और उस पैटर्न में अगर फॉलो करोगे, पहले एनसीईआरटी सारे, फिर डेरिवेशन सारे कर लिया, फिर उसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लिया, फिर लास्ट में उसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लिया। इस तरह से अगर पैटर्न में पढ़ोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा और 2 लेक्चर लगेंगे इसके, और वो दोनों लेक्चर मैं आपके लिए बहुत जल्दी लेके आ रहा हूँ, और फिर हमारा रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेव ऑप्टिक्स। दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, मेरे लिए तो सबसे इंटरेस्टिंग। समझ में आया। और आपके लिए दुख का बात यह है कि रामलाल आज क्लास में एब्सेंट है, क्योंकि उसका तबीयत थोड़ा ख़राब है ना। ऐसे बोलना पड़ेगा ना, मैं भूल गया यार, क्या करूँ, है ना। रामलाल को लिखना भूल गया। आज एक्चुअली मुझे पढ़ाना था, बहुत कुछ सोचा था मैंने। तो एनीवेज बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ ली हैं, और भी मुझे कुछ न्यूमेरिकल्स कराने थे, बट मैं उसको अभी के लिए नहीं करवा रहा हूँ इस वीडियो में। मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें सारे न्यूमेरिकल रे ऑप्टिक्स के इंक्लूड कर दिए जाएंगे। क्लियर है बच्चों। तो तब तक आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।